हम लोग क्लास में जो है ऐसे क्षैतिज में एक मेज रखकर, यहाँ एक दृढ़ाधार था, दृढ़ाधार से एक स्प्रिंग को जोड़कर हमने इस पर एक यम द्रव्यमान का ब्लॉक लगा दिया था और इसका दोलन निकाला था। दोलन का आवर्तकाल आया था T=2π√T m/k। इसी तरीके से क्लास में हमने एक ऐसे क्षैतिज मेज पर एक दृढ़ाधार लगाकर दो स्प्रिंग को जोड़ दिया था और दो स्प्रिंग को जोड़कर यम द्रव्यमान के ब्लॉक को दोलन कराया था। तो उसका आवर्तकाल आया था 2π√m k1 + k2/k1 k2। इसी तरीके से आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसमें क्या है, उसमें कैसे क्षैतिज मेज है। इस क्षैतिज मेज पर इधर भी दृढ़ाधार है, इधर भी दृढ़ाधार है और इधर भी दृढ़ाधार है। आज हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक स्प्रिंग लगा देंगे और इधर से एक स्प्रिंग लगा देंगे और दोनों स्प्रिंगों के बीच में एक यम द्रव्यमान का ब्लॉक ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो हो क्या रहा है, इधर दृढ़ाधार इधर दृढ़ाधार, दोनों दृढ़ाधारों के बीच में एक जो है स्प्रिंग लगा है, इधर से एक स्प्रिंग इधर से एक स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ाधार से जुड़ा है और बीच में यम द्रव्यमान का ब्लॉक लगा है। तो इस हेडिंग का नाम होता है जब इस क्षैतिज स्प्रिंग के दोनों क्षैतिज स्प्रिंग के एक सिरा दृढ़ाधार से जुड़ा हो और बीच में यम द्रव्यमान का ब्लॉक लगा हो। ये वाला जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का बल नियतांक K1 मान लेते हैं और इस स्प्रिंग का बल नियतांक K2 मान लेते हैं। तो हो क्या रहा है, K1 और K2 बल नियतांक के दो स्प्रिंगों के बीच में एक यम द्रव्यमान का ब्लॉक लगा दिया गया है। तो अब इमेजिन करो अगर यम द्रव्यमान के ब्लॉक को हम ऐसे दाईं ओर खींचें और छोड़ दें, तो जब यम द्रव्यमान के ब्लॉक को हम दाईं ओर खींचेंगे तो ये वाली स्प्रिंग फैलेगी K1 वाली और K2 वाली स्प्रिंग क्या होगी, सिकुड़ेगी। K1 वाली स्प्रिंग फैलेगी और K2 वाली स्प्रिंग क्या करेगी, सिकुड़ेगी। ठीक, तो अगर हम मान लें कि अगर यम द्रव्यमान के ब्लॉक को x दूरी दाईं ओर खींच कर छोड़ दें तो K1 कितना फैलेगा, x, K2 कितना सिकुड़ेगा, x। ये जितना फैलेगा और ये उतना ही क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो अगर इसको हम थ्योरी में लिखें तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, अगर हम ये इसको थ्योरी में लिखें तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, माना हमको लिखना पड़ेगा माना K1 स्प्रिंग को, K1 बल नियतांक वाले स्प्रिंग को x दूरी या ऐसे लिखो यम द्रव्यमान के ब्लॉक को, यम द्रव्यमान के ब्लॉक को x दूरी दाईं ओर विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, दाईं ओर विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब छोड़ दोगे तो होगा क्या, जब हम यम द्रव्यमान के ब्लॉक को दाईं ओर थोड़ा सा x दूरी खींचकर छोड़ देंगे तो होगा क्या, K1 बल नियतांक वाली स्प्रिंग x दूरी फैलेगी और K2 बल नियतांक x दूरी सिकुड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब K1 वाली x फैलेगी तो किधर फैलेगी, दाईं ओर। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये स्प्रिंग फैले या सिकुड़ेगी तो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा और वो भी कितना, किस दिशा में, जिस दिशा में उसमें परिवर्तन होगा उसका उल्टा। तो यहाँ पर ध्यान दो, K1 बल नियतांक वाले स्प्रिंग, K1 बल नियतांक वाले स्प्रिंग की लंबाई
स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, यक्स। और यक्स जब वृद्धि होगी तो कितना प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न प्रत्यानयन बल F1 इज इक्वल टू कितना होगा, -K1 यक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन इसका डायरेक्शन हम लोगों को सोचना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन विस्थापन के क्या होता है, विपरीत। तो ये फैला किधर है, दाईं ओर, तो प्रत्यानयन बल उत्पन्न किधर होगा, बाईं ओर। तो बाईं ओर जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा वो होगा F1 इज इक्वल टू -K1 यक्स। F1 इज इक्वल टू कितना होगा, -K1 यक्स। ठीक, इसी तरीके से जिस टाइम इसमें यक्स की वृद्धि होगी उसी टाइम इसमें यक्स की क्या होगी, कमी होगी। तो उसको लिख रहे हैं K2 बल नियतांक वाले स्प्रिंग की लंबाई में क्या होगी, कमी होगी। लंबाई में कमी, कितने की कमी हो रही है, यक्स की। तो ये जो कमी हो रही है, कमी का मतलब ये स्प्रिंग दाहिनी ओर सिकुड़ेगा, यानी ये भी स्प्रिंग दाहिनी ओर जा रहा है। तो जब स्प्रिंग दाहिनी ओर जाएगा तो इसमें भी प्रत्यानयन बल किधर आएगा, बाईं ओर। कितना होगा, F2 इज इक्वल टू -K2 और विस्थापन कितना हुआ है, यक्स। यानी कि तो उत्पन्न प्रत्यानयन बल F2 कितना होगा, -K2 यक्स। अब आगे थोड़ा सा ध्यान दो। पहले वाले स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल -K1 यक्स उत्पन्न हुआ, दूसरे वाले स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल -K2 यक्स उत्पन्न हुआ। और दोनों की दिशा देखो, इसकी भी दिशा बाईं ओर है, इसकी भी दिशा बाईं ओर है। और जब दो फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों प्रत्यानयन बलों का डायरेक्शन जब सेम है तो कुल प्रत्यानयन बल निकालने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और उसके लिए लिखेंगे इस प्रकार निकाय में उत्पन्न कुल प्रत्यानयन बल, इस प्रकार निकाय में उत्पन्न कुल प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 और प्लस क्या, F2। F1 प्लस F2 क्यों कर दिए, क्योंकि दोनों प्रत्यानयन बल एक ही डायरेक्शन में हैं। क्योंकि दोनों के दोनों प्रत्यानयन बल क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में हैं। और जब दोनों प्रत्यानयन बल एक ही डायरेक्शन में है तो जोड़ेंगे। तो F1 का मान कितना है, F1 का मान यहाँ से अगर हम देखें तो -K1 यक्स है, और F2 का मान देखें तो प्लस यहाँ पर क्या है, -K2 यक्स है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम कॉमन लेना चाहें तो -यक्स कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर बचेगा K1 और यहाँ पर बचेगा +K2। न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम से न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम से हम लोग F को क्या लिख सकते हैं, कई बार रख चुके हैं यम अल्फ़ा। तो F को जब हम यम अल्फ़ा रखेंगे, यम अल्फ़ा -यक्स इज इक्वल टू K1 + K2। अगर यम को इधर भेज दें, यम को हम इधर भेज दें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा -यक्स K1 + K2 बाई यम। अब अगर इस टर्म में देखें तो ये देखो K1 + K2 बाई यम, के स्प्रिंग का बल नियत, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के भी छोड़ दो।
केवल हम न्यूटन के गति विषयक नियम से एफ को यम अल्फा रख दिए और कुछ नहीं किए, और यम को इधर ट्रांसपोज कर दिए। अब अगर इस फैक्टर में देखें तो k1 कांस्टेंट है, k2 कांस्टेंट है और यम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस पूरे टर्म को हम कांस्टेंट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जहाँ k1 प्लस k2 बाई यम ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। और जब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटा दें अगर, तो ये अल्फा क्या है, त्वरण है, त्वरण। और ये माइनस यक्स क्या है, विस्थापन। और जब कांस्टेंट टर्म हटेगा तो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा और आएगा क्या, त्वरण प्रोपोर्शनल विस्थापन माइनस। और हमने बताया था जब भी ये फैक्टर आ जाए इसका मतलब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। इसलिए हम लिख देंगे, इससे स्पष्ट होता है कि पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है। अगर वो सरल आवर्त गति कर रहा है तो हम लोग उसका आवर्तकाल निकालेंगे। आवर्तकाल कैसे निकालेंगे तुम लोगों को मालूम है। अगर पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है हम लोगों को मालूम है। यदि पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल क्या होना चाहिए, तो आवर्तकाल कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण होना क्या चाहिए, विस्थापन बटे त्वरण। ठीक है, इस विस्थापन और त्वरण का मान हम लोग यहाँ समीकरण 1 में निकाले हैं, परेशान ना हो। उसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 नहीं 3 से। देखो समीकरण 3 में, यहाँ ध्यान दो, समीकरण यहाँ 3 में हम लोग क्या निकाले हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस यक्स k1 प्लस k2 बाई यम। अब माइनस साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू यक्स k1 प्लस k2 बाई यम। अब यहाँ ध्यान दो, हमको विस्थापन बटे त्वरण चाहिए, तो इसमें विस्थापन कौन है, यक्स। तो अगर हम यक्स बाई अल्फ़ा को इधर लाएं तो बटे में हो जाएगा यक्स बाई अल्फ़ा, और इसको इधर भेजें तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यम बाई k1 प्लस k2। यक्स का मतलब क्या होता है, विस्थापन, और अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, त्वरण। यानी विस्थापन बटे त्वरण का मान कितना आ गया, यम बाई k1 प्लस k2। विस्थापन बटे त्वरण का मान कितना आ गया, यम बाई k1 प्लस k2। और ये आया कहाँ से, समीकरण 3 से। अब यही यम बाई क्या विस्थापन बटे त्वरण का मान यहाँ जो आवर्तकाल का फार्मूला है इसमें लाके हम लोग रख देंगे और हो जाएगा। अतः आवर्तकाल कैपिटल टी इज इक्वल टू, आवर्तकाल कैपिटल टी इज इक्वल टू होगा क्या, 2 पाई विस्थापन बटे त्वरण। विस्थापन के जगह पर यम और त्वरण के जगह पर क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2। यह होगा
हमारे इस पिंड के आवर्तकाल का समीकरण कब, जब ऐसे एक क्षैतिज मेज हो, इधर दृढ़ आधार हो, इधर दृढ़ आधार हो, और इधर से एक स्प्रिंग लगा हो इधर से, और दोनों स्प्रिंगों के बीच में यम द्रव्यमान का ब्लॉक लगा हो। हम लोग अगर इस वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे तो ये टॉपिक हम लोगों को हर हाल में समझ में आएगा।